So factors which affect the stability of conformational isomerism. So सबसे पहले जो फैक्टर है दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन. टॉर्शनल स्ट्रेन ये क्या चीज़ है? देखो अब हमारे पास मीथेन के केस में ले लो, इथेन सॉरी, H H H, ये C H H और ये H. ठीक है ना. एक तो ये स्ट्रक्चर होगी, दिस इज अक्लिप्स्ड, ये होगी अक्लिप्स्ड. अब हम बात करते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की. H इस तरह से H H C. अब यहाँ H, ये H, ये इस तरह से H. क्या मतलब? ये H इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, ये हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्लियर बात हो रही है, दिस इज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है CH बॉन्ड का CH बॉन्ड का, तो ये इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होंगी जो कि मैक्सिमम होंगी अक्लिप्स कन्फर्मेशन में, दिस इज कॉल्ड टॉर्शन स्ट्रेन. और मिनिमम होगी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो CH बॉन्ड है CH इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों कार्बन का जो CH है वो जितना एक दूसरे से दूर हो सकता है उतनी दूरी पे वो है. तो ये जो हमारे पास स्ट्रेन जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से हमें, जैसे ये यहाँ पे स्टेबल था, इसको हमने रोटेट करना है. अब डेफिनेटली जब रोटेट कर रहे हो तो रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब ये हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक दूसरे के बिल्कुल पास ला रहे हैं, तो उनमें रिपल्शन हो रही है. इन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. दैट एनर्जी इज गिवन द नेम एज टॉर्शनल एनर्जी. टॉर्शनल एनर्जी, इसको ध्यान से फिर समझ लीजिए कि जो ये कार्बन और हाइड्रोजन जो दो कार्बन के बीच में जो हम रोटेशन दे रहे हैं, का इलेक्ट्रॉन पेयर है. अक्लिप्स कन्फर्मेशन के केस में ये बिल्कुल आमने सामने, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के केस में ये एक दूसरे से जितना दूर हो सकते हैं उतनी दूरी पे ये है. तो जब हम रोटेशन दे रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, स्टेबल टू अनस्टेबल स्टेट पे आ रहे हैं. जब हम स्टेबल टू अनस्टेबल स्टेट पे आए, जैसे आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाने की कोशिश करो तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके दोनों के बीच में रिपल्शन होती है. वो जो जोर लगाया, वो जो आपने एनर्जी लगाई, दैट एनर्जी इज गिवन द नेम एज टॉर्शनल एनर्जी. अब हमारे पास दूसरी बात आ जाती है स्टीरिक स्ट्रेन. दूसरा फैक्टर स्टीरिक स्ट्रेन. जहाँ तक स्टीरिक स्ट्रेन का सवाल मैंने आपको बताया था, स्टीरिक का मतलब होता है स्पेस. अब ये आपने पढ़ा इस तरह से ब्यूटेन के केस में, ठीक है ना, ये. और एक आपने ये पढ़ा CH3 H H C CH3 H H. आपको मैं ये बना देता हूँ इस तरह से, CH3 H H H H CH3, ये CH3 H H, ठीक है. और ये आ गया मेरे पास CH3 H H, ये वाला. दिस इज फुली एक्लिप्स्ड. fully eclipsed. This is anti confirmation. अब क्लियर बात पे रही, ये जो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं आपस में आमने सामने, ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पे बिल्कुल ये आमने सामने है. डेफिनेटली यहाँ पे वॉन्डरवॉल रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी. स्पेस में ग्रुप की अरेंजमेंट की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस ओरिजिनेट होंगी. इस रिपल्सिव फोर्सेस को हम बोल देते हैं स्टीरिक स्ट्रेन. जितनी ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, स्टीरिक स्ट्रेन जितनी ज़्यादा होगी, नेचुरली वो मॉलिक्यूल उतना ही, वो कन्फर्मेशन उतनी ही कम स्टेबल होगी. देन थर्ड, डाइपोल इंटरैक्शन. डाइपोल इंटरैक्शन तो लाइक रिपेल्स लाइक एक बहुत ही इसका जो फेवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है.
तो देखो जैसे मेरे पास ये है कि अब मिथाइल ग्रुप के बजाय मैं लगा लेता हूँ बी आर, एच एच, ये आ गया बी आर, ये आ गया एच और ये आ गया एच, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये बी आर, ये एक्लिप्स्ड बी आर, ये एच, इस तरह से ये वाला। अब ये आ गया मेरे पास फुल एक्लिप्स्ड, ये आ गया एक दूसरे से एंटी। अब ये सी आर बॉन्ड, सी बी आर बॉन्ड, ये पोलर नेचर का होगा। तो हमारे पास एक कार्बन और दूसरी कार्बन जो जिसके साथ बी आर लगा हुआ है में सिमिलर चार्जेस की वजह से हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस होगी जो मैक्सिमम होगी। देखो ये माइनस इसके ऊपर, ये इसके माइनस, और बिल्कुल आमने सामने रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगी। ये कम स्टेबल होगा, यहाँ माइनस यहाँ पे है, ये माइनस यहाँ पे है, रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमाइज हो जाएंगी, होंगी बट कम होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड द लास्ट वन इज एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन, जहाँ तक एंगल स्ट्रेन का सवाल बेटे, अब जनरली हमारे पास अल्केन्स के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एंगल मस्ट बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। अगर ये एंगल किसी वजह से डेविएट होता है, जैसे आपको पता है वाटर के केस में 104.5 ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, अमोनिया के केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 107 डिग्री, तो इट्स नॉट 109.28 डिग्री, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री. Other than that one means there must be some repulsive forces. That is called angle strain. More the deviation, lesser will be the stability. तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4 फैक्टर हुए. पहला हो गया हमारे पास टॉर्शनल, दूसरा हो गया स्टेरिक, तीसरा हो गया डाइपोल और चौथा हो गया एंगल स्ट्रेन. नाउ कंफर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन. कंफर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन. अब जहाँ तक साइक्लोहेक्सेन का सवाल है, ये साइक्लोहेक्सेन ये इस तरह से, ठीक है ना, ये मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, एच एच सी सी सी, ये एच 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 एच, ये एच एच और ये एच और ये एच, नो डबल बॉन्ड, ठीक है ना, हेक्सेन इन. तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला था C6H12, ठीक है ना. बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. तो इन साइक्लोहेक्सेन ईच कार्बन हैज अंडरगॉन sp3 हाइब्रिडाइजेशन. कायदे से बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन ये डेविएट कर गया एंड इट इज 120 डिग्री. इट मीन्स it is not the actual tetrahedral. It means cyclohexane should be less stable. But in practice, it is found that cyclohexane is stable. So this can be only explained on the basis of conformation. Isomerism. So cyclohexane has basically mainly two conformations. One is chair conformation, chair की तरह, like this one. ये लो, ये और ये चेयर. 1 2 3 4 5 6, ये चेयर होगी. दूसरी आगे हमारे पास बोट कन्फर्मेशन, बिल्कुल बोट की तरह, इस तरह से यूं, ये वाली बोट कन्फर्मेशन. As far as chair conformation is concerned, chair conformation is most stable conformation. इसके केस में हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके साथ लगी हुई, यहाँ पर हर एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम लगी हुई हैं वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की तरह है. इस तरह से मिनिमम यहाँ पे हमारे पास जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेन है. जितनी दूरी पर वो हो सकती हैं उतनी दूरी पर ये हैं. तो ये चेयर कन्फर्मेशन इज हाईली स्टेबल देन बोट कन्फर्मेशन. बोट कन्फर्मेशन के केस में हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं. ये आ गया हमारे पास C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है ना, C4 C5 और ये C6.
तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं हमारे पास, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इस तरह से ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से, ये हाइड्रोजन इस तरह से, तो ये हमारे पास इस तरह से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन. फिगर्स यू कैन आल्सो चेक इन योर बुक आल्सो, नो प्रॉब्लम. तो ये हमारे पास बोर्ड कन्फर्मेशन है. अब बोर्ड कन्फर्मेशन के केस में जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स होती हैं C2, C3, C5 एंड C6, ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, बहुत ज़्यादा टॉर्शन स्ट्रेन. और मोरोवर C1 एंड C4 के केस में जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, दीज आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिसकी वजह से मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे आएंगी. सो चेयर कन्फर्मेशन के कंपैरिजन बोर्ड कन्फर्मेशन इज लीस्ट स्टेबल, लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल. दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. चेयर कन्फर्मेशन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. इनके बीच में दो कन्फर्मेशन और आती हैं, जैसे हमारे पास आ गई ट्विस्ट बोट, थर्ड ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन. जहाँ तक ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन का सवाल है तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी कि अगर आप जो हमारे पास ये बोट कन्फर्मेशन है उसको अगर आप थोड़ा घुमाओगे इस तरह से, यूं इस तरह से, सो अगर आप इसको रोटेशन दोगे तो एक, ये दो, ठीक है ना, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः. तो अगर आप इसको रोटेट करोगे इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह से, तो दिस इज ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम जो है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगी इसके केस में, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन के केस में. और जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं C3 एंड C6 में और C2 और C5 के केस में, ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एटम्स ऊपर आ जाएंगी और इनमें हमारे पास जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो होंगी. लेकिन इन कंपैरिजन टू बोट कन्फर्मेशन, जो हमारे पास ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है, ये थोड़ा सा कम जो है वो अनस्टेबल होगी. मतलब कहने का कि जो हमारे पास ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है वो बोट कन्फर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इसके केस में घुमाने की वजह से हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं. और हमारे पास चौथा जो आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है हाफ चेयर कन्फर्मेशन. हाफ चेयर कन्फर्मेशन, जहाँ तक हाफ चेयर कन्फर्मेशन का सवाल है, इसकी जो हमारे पास डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, यूं, ये, ठीक है ना, यूं इस तरह से, ये हाफ चेयर कन्फर्मेशन आ गई. सो ये हमारे पास जो है वो अगेन बहुत इससे कम स्टेबल होती है चेयर कन्फर्मेशन से. इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इवन थोड़ी सी जो है वो इसके ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन से भी थोड़ी कम होती है. तो इस तरह से हम इसके बारे में बात करते हैं. तो अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करें तो ग्राफिकली कुछ इस तरह से आता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल रिपीट इट अगेन, नो प्रॉब्लम. इधर ली मैंने एनर्जी और इधर लिया मैंने एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूं, कुछ इस तरह से. दिस इज हाफ चेयर confirmation. This is port confirmation. This is twist boat confirmation.
ठीक है। एंड दिस इज चेयर कंफर्मेशन, दिस वन इज चेयर कंफर्मेशन। अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ करते हो, दिस इज चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट कंफर्मेशन, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई ये बोट कर, ये हमारे पास इस तरह से। तो ये क्लियर हो रही बात। सबसे कम स्टेबल कौन है, सबसे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, दैट इज चेयर कंफर्मेशन। हाफ चेयर के केस में हमारे पास जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन दिस इज ट्विस्ट बोट एंड दिस इज बोट। मैंने आपको बताया था कि ट्विस्ट बोट इज मोर स्टेबल देन बोट कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो मिनिमाइज हो जाती है इन कंपैरिजन टू बोट कंफर्मेशन। सबसे कम स्टेबल जो है दिस इज हाफ चेयर कंफर्मेशन। तो ये हुई हमारे पास, आपको फिर समझा रहा हूँ मैं, दोबारा से समझिए इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे पास साइक्लोहेक्सेन के केस में फॉर्मूला is C6H12, it is a cyclic compound. Bond angle should be 109 degree in 28 minutes since carbon has undergone sp3 hybridization, but in cyclohexane bond angle is 120 degree. It is deviating away from the actual bond angle 109 degree 28 minutes. It means cyclohexane should be less stable, but in actual cyclohexane is highly stable. This can be only explained on the basis of conformational isomerism present in cyclohexane. So there are four possible conformations. One is chair conformation. It is just like a chair. It is staggered conformation. Mean all the hydrogen atoms are far away from each other. Minimum repulsion is there. This is the highly stable conformation. Then boat conformation. Boat conformation के केस में eclipse conformation type है ये. Hydrogen atoms are very close to each other. Even ये जो C1 और C4 के बीच में जो कार्बन एटम C1 और C4 कार्बन एटम्स हैं, इनके हाइड्रोजन एटम तो बहुत ही क्लोज आ जाती है एक दूसरे के। जब आप इसको ट्विस्ट करोगे तो बन जाती है ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन। अब इसके केस में हाइड्रोजन एटम थोड़ा सा दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, तो जिसकी वजह से ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल दैन बोट कंफर्मेशन। हाफ शेयर कंफर्मेशन, अगेन वी आर ट्विस्टिंग द चेयर कंफर्मेशन। डेफिनेटली जब आप ट्विस्ट करोगे हाइड्रोजन एटम विल कम क्लोज टू ईच अदर, तो इसमें रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी। तो दैट इज़ वाई जो इनमें से चारों में से जो सबसे कम स्टेबल है दैट इज़ हाफ शेयर, और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो दैट इज़ chair conformation. So we can represent graphically also. So this is the chair conformation which has a minimum energy. Then this is half chair, maximum energy. Then this is twist boat and this is boat conformation. तो इस तरह से हम इसके बारे में ये बात करते हैं। तो ये हमारे पास हुई साइक्लोहेक्सेन के केस में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल दिस कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जहां तक ऑप्टिक वर्ड यूज हो रहा है, तो ऑप्टिक्स वर्ड जब भी कभी यूज होगा दैट इज रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मीन इट इज रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिक्स जब तक लाइट है, लाइट के साथ इसका लेना देना होता है। देखो हमारे पास जो नेचुरल लाइट होती है या कोई भी आर्टिफिशियल लाइट ले लो आप, तो उसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं दैट इज इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होती है, ये वाइब्रेशंस होगी हमारे पास हर डायरेक्शन में। तो जब हम इसको निकोल प्रिज्म, Nicol is the name of the scientist. It is made of calcium carbonate. इसकी एक खासियत ये है, इसका कैरेक्टर ये है कि इसमें से जब आप लाइट पास करोगे तो जो लाइट बाहर आएगी उसमें वो ये निकोल प्रिज्म ऑल वाइब्रेशंस को एब्जॉर्व कर लेगा एक्सेप्ट इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन को छोड़कर सारे डायरेक्शन की लाइट को जब एब्जॉर्व करेगा, तो दिस लाइट इज वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन। दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो जब आप इसको पोलैरीमीटर, जिसमें आपने सैंपल सोल्यूशन जो है वो डाला हुआ है उसका सॉल्वेंट में घोल के, जिसकी आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है,
में से पास करोगे और जब ये लाइट बाहर निकलती भी अगेन ऑब्जर्व इट। देखो पहली थी बात ये, एक ही प्लेन में ऑब्जर्व जो है वो रोटेट कर रहा था। अगर तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, या तो इसको ये राइट साइड में धक्का दे देगा या इसको ये लेफ्ट साइड में धक्का दे देगा, ठीक है ना। तो अगर ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है राइट साइड को, दिस कंपाउंड इज नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी और प्लस। और अगर इसको बाईं तरफ को करता है, दिस इज लीवो रोटेटरी, ठीक है ना, एल और माइनस। और अगर कोई रोटेशन नहीं होती है, किसी तरफ को धक्का नहीं लग रहा है, ना राइट साइड को ना लेफ्ट साइड को, इट मीन सैंपल प्रेजेंट इन द पोलैरिमीटर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास लाइट होती है, चाहे नेचुरल है चाहे आर्टिफिशियल है, दैट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। व्हेन दिस लाइट इज पास्ड थ्रू निकोल प्रिज्म विच इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इस प्रिज्म की एक खासियत ये है कि इट एब्जॉर्ब ऑल द लाइट इन ऑल डायरेक्शन एक्सेप्ट इन वन, एक को छोड़ के बाकी सारी ऑब्जर्व कर लेगा। तो इसमें से निकली हुई लाइट विल वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिकॉज इट इज वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन। When this plane polarized light is passed through Nicol prism, which is made up of calcium carbonate, if the plane polarized light is rotated towards right side or towards left side, the compound या sample present in the polarimeter is optically active. And if there is no rotation, then compound या sample is optically inactive. If towards right side, the sample is known as dextrorotatory, it is represented as D or plus, levorotatory L और negative। तो ये हुआ हमारे पास बात इसके केस में, दिस व्हाट यू कॉल द ऑप्टिकल एक्टिविटी के केस में। तो जहाँ तक रही बात रोटेशन की बात, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको हम स्पेसिफिक रोटेशन के साथ मेजर कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है हमारे पास, इसको हम अल्फा, ये इस तरह से लैम्डा और ये टी, ठीक है। तो जहां तक हमारे पास ये इस लैम्डा का मतलब है स्पेसिफिक रोटेशन, और ये हमारे पास जो है दिस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एल इंटू सी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, एंड जिसका हमारे पास एक्सप्रेशन है ये। तो यहां पर जो L है, दिस इज द लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर, ठीक है ना। C इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अल्फा इज गिवन एज एंगल ऑफ रोटेशन। सो इफ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, concentration is 1 gram per milliliter, then it becomes specific because you have specified, specific कर दिया, लेंथ आपने कर दिया 1 सेंटीमीटर, कंसंट्रेशन कर दिया 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो जब आप स्पेसिफाई कर रहे हो, आप जरूरी नहीं पर मिलीलीटर, आप पर मिलीलीटर कर सकते हो, आप पर डेसीमीटर कर सकते हो, तो यूनिट आपके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है दैट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर इन अ पोलैरिमीटर ट्यूब ऑफ length 1 decimeter having wavelength lambda for a time t, for time t। तो ये हमारे पास है टाइम t कह दो या इसको सॉरी फॉर गिवन टेम्परेचर t डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी t स्मॉल t जनरली टाइम के लिए करा जाता है, कैपिटल टी केमिस्ट्री में हमारे पास टेम्परेचर के किया जाता है। बट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग small t, it means t डिग्री सेंटीग्रेड, t मीन केल्विन स्केल। तो यहाँ पे हम इसको इसकी तरह से, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर रोटेशन चेंज होगी, बजाय कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा, रोटेशन में चेंज आएगी। तो ये हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड है। जो लाइट आप इसमें से पास कर रहे हो, इसकी इनिशियल वेवलेंथ क्या है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है।
देन कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास आ गया कायरल सेंटर, ठीक है ना, कुछ को चिराल बोल देते हैं, है ना। तो इट इज़ अ कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर क्या होता है? देखो, कार्बन A, B, C, D, क्लियर होगी बात। When to the carbon all the 4 valencies are satisfied by different carbon atoms, this is called chiral carbon। इसको chiral carbon बोल देते हैं। This is also given the name as asymmetric carbon। इसको हम asymmetric carbon भी बोल देते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड COOH, OH, H और ये CH3, दिस इज लैक्टिक एसिड। ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल, देखो CH3, CHOH, CH2, CH3। इसको रिप्रेजेंट करें, इस कार्बन को, इसके साथ एक CH3, एक OH, एक H और एक CH2, CH3। All the 4 groups attached to this center carbon are different. This is a chiral carbon और this is called asymmetric carbon atom। तो यहाँ हमारे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। There should not be any plane, not even a hypothetical plane, which can divide the molecule into which can divide a molecule into two equal halves, that is called plane of symmetry। जैसे देखो CH, H, COH, CH3, ठीक है। तो देयर इज अ वन प्लेन, यहाँ पे इसको काट दो, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको काटा इस तरह से, तो दिस इज द प्लेन ऑफ द सिमेट्री विच इज डिवाइडिंग मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो ये हमारे पास हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास कार्बन एटम के पास, सेंटर कार्बन के एटम के पास चारों ग्रुप डिफरेंट ना हो। अब लैक्टिक एसिड H, OH, CH3, COH, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास, अब इसको किसी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते, सो सच कार्बन इज कॉल्ड डिसिमेट्री। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिसिमेट्री, इसको हम डिसिमेट्री बोल देते हैं। और कायरलिटी, ध्यान से समझिए बेटे, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन वो हुई जिस कार्बन को चारों ग्रुप डिफरेंट हुए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसिमेट्रिक एंड डिसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक में कार्बन के चारों जो वैलेंसीज हैं, चारों ग्रुप्स हैं, वो डिफरेंट होंगे। डिसिमेट्रिक के केस में इट इज टोटली विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। देयर इज नो प्लेन which can divide the molecule into 2 equal halves, that is called disymmetric compound। जैसे इसके केस में there is a one plane जिसमें एक इधर चला गया हाइड्रोजन, एक इधर चला गया हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारे पास नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ये CH3, COH, इसका आप कर लो कोई बात नहीं, लेकिन एक तरफ H चला जाएगा, एक तरफ OH चला जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हमारे पास हुई डेफिनेशन इनके बारे में। देन enantiomerism and its cause। so enantiomers जो होता है, enantiomerism जो होती है, that is this can be defined as isomers of compounds having same molecular formula, chemical properties, but differ in angle, direction of rotation of plane polarized light। देखो क्या मैं आपको बताता हूँ इसके केस में कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कंपाउंड्स का, और इवन इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। जो हमने पहले पढ़ा हुआ आइसोमेरिज्म में, उसके केस में प्रॉपर्टीज़ डिफर कर गई थी क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा था,
नंबर ऑफ चेन आइसोमरिज्म में उनमें डिफरेंस आ रहा था, फंक्शन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ सेम होगा, सिर्फ फर्क होगा तो ये होगा, ये एक राइट साइड को करेगा तो दूसरा लेफ्ट साइड को कर देगा, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा तो एक लेफ्ट डिवोरोटेटरी होगा। तो दीज आर कॉल्ड, जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है वो एक अलग से ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया और दूसरा जो वो अलग से हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीज विल बी द नॉन सुपर इम्पोजिबल mirror images of each other, mirror images of each other। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं लैक्टिक एसिड की, COH, चलो ऐसे बना लेते हैं, H ये आ गया, OH ये आ गया हमारे पास CH3। अब इसके आगे रखो शीशा, अब क्या बनेगा, ये आ गया हमारे पास कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, HOOC, इसका इमेज यहाँ आ गया, इसका इमेज यहाँ आ गया HO, इसका इमेज यहाँ पे आ गया CH3, और ये चला गया उतनी डिस्टेंस के ऊपर, ये H। अब इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो, तो इसको इस तरह से उठाओगे, इसके ऊपर रखो तो क्या H के नीचे क्या रहा है OH, OH के नीचे क्या रहा है H। तो दीज आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो दीज आर एनेंशियोमर्स, वन विल बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अनदर विल बी लीवोरोटेटरी। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स और एनेंशियोमेरिज्म के केस में बात हुई बेटे। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ द एनेंशियोमर्स का सवाल है। दीज हैव आइडेंटिकल सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, मीन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सेम होगा, ठीक है। इनका करेक्टर रोटेट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, to an equal extent, but in opposite direction to each other, have identical chemical properties, ठीक है, have different biological properties, different biological properties। इसका मतलब क्या होता है बता दो तो मैं आपको, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब अगर आप इसको चलो आगे करेंगे, आ जाएगा इसके केस में कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी के केस में इतना आ गया, इतना आप पढ़ो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, नया है ये। सो आई विल कंटिन्यू।